बंगाल में तो खेला हो गया, दीदी चली गई और दादा आ गए। बंगाल में खेला हो बे, सच कैसे हुआ? वो 200 पार का दावा, पूरी ताकत झोंकती भारतीय जनता पार्टी और सामने खड़ी बंगाल की दीदी ने, जो बंगाल की राजनीति में अपना धाक जमाए बैठी हैं, ममता बनर्जी। फिर भी नतीजा ऐसा कि पूरा देश चौंक गया। 2026 का वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 भारत की राजनीति के उन चुनिंदा चुनाव में से एक था जिसने सिर्फ एक राज्य की सरकार नहीं तय की, बल्कि पूरे देश में राजनीतिक दिशा और रणनीति पर बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पिछले 1.5 दशक से सिर्फ एक नाम चलता था, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, दीदी की राजनीति, दीदी की सरकार और दीदी का दबदबा। लेकिन अब 2026 में चुनाव में तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त मिली है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में दीदी का राजनीति सबसे मजबूत किला जो उखड़ता दिख रहा है। कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आक्रामक रणनीति ने बंगाल में माहौल बदला, कैसे बीजेपी ने गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत की, और आखिर क्यों लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर पड़ गई। आज के तहलका एक्सप्लेनर में हम बंगाल की पूरी राजनीतिक कहानी समझेंगे, लेफ्ट के दौर से लेकर ममता के उदय तक और फिर बीजेपी के उभार तक। पश्चिम बंगाल हमेशा से राजनीतिक रूप में बेहद जागरूक राज्य माना जाता रहा है। एक समय था जब यहाँ कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 1977 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया और फिर लगातार 34 साल तक बंगाल राज किया। यह भारत के इतिहास में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का सबसे लंबा शासन माना जाता है। ज्योति बसु जैसे नेताओं ने बंगाल में लेफ्ट की मजबूत जड़ें तैयार की। गरीबों, मजदूरों और किसानों की राजनीति ने लेफ्ट को मजबूती दी, लेकिन समय के साथ लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। नौकरियों की कमी, उद्योगों का पलायन और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों ने लेफ्ट सरकार की छवि को कमजोर किया और इसी दौर में उभरती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी। ममता ने खुद को आम लोगों के नेता के तौर पर पेश किया। उनकी छवि एक आक्रामक और जुझारू नेता की रही है। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन। टाटा की नैनो फैक्ट्री और जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। यहीं से बंगाल में राजनीतिक बदलाव शुरू हुआ। साल 2011 में ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर फेंका और पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2016 और 2021 में भी ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। लगातार 3 बार सरकार बनाकर उन्होंने खुद को बंगाल की सबसे ताकतवर नेता साबित किया। लेकिन इसी दौरान बीजेपी धीरे धीरे बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही थी। अब बारी आती है बंगाल में बीजेपी की एंट्री की। एक समय ऐसा था जब बंगाल में बीजेपी लगभग ना के बराबर थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने बंगाल को गंभीरता से लेना शुरू किया। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व की राजनीति और मजबूत संगठन के जरिए बीजेपी ने यहां तेजी से विस्तार किया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा धमाका किया। 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया कि अब बंगाल में मुकाबला सीधे टीएमसी वर्सेस बीजेपी का है। यहीं से बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदलती चली गई। अब देखेंगे 2021 का चुनाव और ममता की बड़ी जीत की तरफ। 2021 का चुनाव बेहद हाई वोल्टेज था। प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जनों रैलियां की, अमित शाह लगातार बंगाल में डटे रहे, योगी आदित्यनाथ ने भी कई चुनावी सभाएं की। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे बंगाल की अस्मिता का चुनाव बना दिया। उन्होंने नारा दिया, बंगाल निजरे में की चाय,
यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। और आखिरकार टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी सत्ता से दूर रह गई, लेकिन 2021 के बाद हालात धीरे धीरे बदलते चले गए। आखिर 2026 में क्या बदला? अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या हुआ कि 2026 में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है? इसके पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला है एंटी इनकम्बेंसी, यानी लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है। कई जगहों पर स्थानीय नेताओं के खिलाफ गुस्सा देखा गया। भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी विवाद और पंचायत स्तर पर असंतोष ने टीएमसी को नुकसान पहुंचाया। लोगों के बीच यह धारणा बनने लगी कि पार्टी के कुछ नेता जमीन से कट चुके हैं। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो है भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के आरोप। पिछले कुछ सालों में बंगाल में कई बड़े घोटालों की चर्चा रही है, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला, स्कूल सर्विस कमीशन केस और कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ने इन मुद्दों का चुनाव में जोरदार तरीके से उठाया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में लगातार भ्रष्टाचार और कट मनी का मुद्दा उठाते रहे और 2024 में आरजीकर डॉक्टर से रेप की घटना ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ व्यापक जन आक्रोश पैदा किया, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उठाया। आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने टिकट दी। बीजेपी की टिकट पर पानीहाटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी और वो जीत भी गई। 2026 के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर राज्य में सरकार बनाने की राह साफ कर। और तीसरा पॉइंट है हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाया है। सीएए, एनआरसी, सीमा सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। चौथा पॉइंट है संगठन की ताकत। बीजेपी ने बंगाल में पिछले कई सालों से बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया। आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाई। जहां पहले बीजेपी का नाम तक नहीं था, वहां पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय दिखने लगे। अमित शाह की चुनावी रणनीति का बड़ा असर भी माना जा रहा है। पांचवा पॉइंट है बड़े नेताओं की लगातार रैलियां। नरेंद्र मोदी ने लगातार बंगाल में आक्रामक प्रचार किया। अमित शाह ने संगठन संभाला। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी ने चुनाव को सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया। केंद्रीय नेतृत्व लगातार बंगाल में मौजूद रहा। और छठे पॉइंट पे है शुवेंदु अधिकारी फैक्टर। शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। नंदीग्राम में उन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को हराया था। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के बंगाल चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने टीएमसी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया। और सातवें पॉइंट पे है युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा, जो कि सबसे अहम है। बंगाल में लंबे समय से उद्योगों की कमी और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई युवा नौकरी और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते रहे हैं। बीजेपी ने विकास और निवेश का मुद्दा उठाया। मोदी सरकार की योजनाओं को भी चुनाव में जोर शोर से प्रचारित किया गया। क्या ममता बनर्जी की रणनीति कमजोर पड़ गई? ममता बनर्जी अब भी बंगाल की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। उनका जनाधार बेहद मजबूत है, लेकिन इस चुनाव में कई विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी पूरी तरह डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है। बीजेपी लगातार आक्रामक रही, जबकि टीएमसी कई जगह बचाव के मुद्दों में नजर आई। इसके अलावा विपक्ष का पूरा वोट बीजेपी के पक्ष में जाता दिखा। लेफ्ट और कांग्रेस पहले जितने मजबूत नहीं रही, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बंगाल की राजनीति में हिंसा का भी मुद्दा अहम रहा है। बंगाल की राजनीति में हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा रही है। यह चुनाव में राजनीतिक टकराव, हिंसा और बूथ कब्जाने के आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी ने इसे बड़ी चुनावी मुद्दा बनाया। पार्टी ने दावा किया कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर बाहरी राजनीतिक आरोप लगाने की कोशिश करती रह गई। क्या यह सिर्फ चुनाव नहीं, बड़ा राजनीतिक संदेश है? अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है तो इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, ये आप भी जानते हैं।
यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा संदेश माना जाएगा, क्योंकि बंगाल लंबे समय से बीजेपी के लिए सबसे कठिन राज्यों में गिना जा रहा था। अगर यहां सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसे बीजेपी की सबसे बड़े राजनीतिक जीतों में से एक माना जाएगा। वहीं विपक्ष के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का 2026 चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधाराओं की बड़ी लड़ाई बन गया। एक तरफ ममता बनर्जी का क्षेत्रीय मॉडल, दूसरी तरफ बीजेपी का आक्रामक राष्ट्रीय राजनीति, भ्रष्टाचार के आरोप, हिंदुत्व संगठन, बड़े नेताओं की रैलियां और एंटी इनकम्बेंसी, इन सभी फैक्टर्स ने मिलाकर बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब अंतिम फैसला जनता और आधिकारिक नतीजे तय कर रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं होगी और शायद यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी भी है।